नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी कोर्ट के चैम्बर में वकील की हत्या की। अमिताभ बच्चन के घर पहुंची ममता बनर्जी ने बताया प्रधानमंत्री उम्मीदवार की। बात करेंगे असुद्दीन ओवैसी का समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी पर हमले की। रद्द हुए अधीर रंजन चौधरी के निलंबन की। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले ये मजबूरी के गठबंधन की। साथ ही जानेंगे न्यायपालिका पर सीएम अशोक गहलोत ने दिए बड़े बयान की। दिल्ली में शिवलिंग आकार के फव्वारे पर सियासत की। बात करेंगे G20 समिट की जबरदस्त तैयारियों की। राजस्थान के पोखरण में दुनिया की देखी भारत की ताकत की। और आखिर में बात होगी तेजस्वी यादव ने विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर कही बड़ी बात की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। कल गाजियाबाद के कोर्ट ने वो देखा जो किसी के अदालत के लिए धब्बे से कम नहीं है। वैसे तो यूपी की छवि एक अच्छे और क्राइम रहित प्रदेश के तौर पर उभरती जा रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। दरअसल कल गाजियाबाद की एक अदालत में वकील मनोज चौधरी की हत्या कर दी गई। हत्या उस वक्त की जब मनोज अपने चैम्बर में खाना खा रहे थे। हत्या की विजुअल्स हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, इतने ज्यादा विभत्स है। मनोज खाना खा रहे थे, एक निवाला मुंह में था और दूसरा हाथ में। इसी दौरान हमलावर घुसे और उनके ऊपर गोलियां बरसा दी। दोपहर 2:15 बजे थाना सिहानी गेट पुलिस जनपद गाजियाबाद को सूचना मिली कि मनोज चौधरी नामक एक व्यक्ति की 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक की पत्नी कविता चौधरी द्वारा 5 लोग के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है। तहरीर में मृतक के जीजा अमित डागर, जीजा के भाई नितिन डागर, जीजा के पिता मदन एवं 2 अन्य व्यक्ति जिनका नाम अनुज और पालू है, उनको अभियुक्त बनाया गया है। इसमें अमित डागर जनवरी 2023 में पहले ही अपनी मां पर गोली चलाने के आरोप में जेल जा चुके हैं। तहरीर के अनुसार हत्या का मुख्य कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। इसमें मृतक एवं अभियुक्त नितिन दोनों ही तहसील सदर में प्रैक्टिस करते थे एवं अभियुक्त अमित नोएडा में प्रैक्टिस करते हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मेरे भाई मनोज चौधरी को अमित डागर ने, मेरे बड़ी बहन के पति ने मार डाला है रंजिश में। वो उसे मारपीट करता था, वो घर आ गई थी तो इसी एवज में उसने मेरे भाई को आज मार डाला तहसील में सरेआम दिन दहाड़े। इससे पहले भी कोई घटना हुई थी? पहले अपने घर में गोली चलाई थी, बच्चों के ऊपर भी, बीवी के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर। 15 जनवरी में भी वो गोली चला चुका है और डासना जेल में रहकर आ चुका है, लेकिन बाहर आकर उसने फिर से ऐसी हरकतें करी है। अच्छा, कौन कौन लोग हैं? एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हाँ, अमित डागर और नितिन डागर उस फुटेज में दिख रहे हैं बाइक पे अपना मुंह छुपाते हुए, लेकिन उसकी पत्नी ने उनको पहचान लिया है। अच्छा, क्या करते हैं ये दोनों ही वकील है, ग्रेटर नोएडा में बैठता है और एक ये तहसील गाजियाबाद में मेरे भाई के साथ ही बैठता है। अच्छा, इससे पहले भी कोई धमकी दी गई थी? ये डेली धमकी दे रहे थे। आज सुबह मेरे भाभी के फ़ोन पे भी कॉल किया है और मेरे भैया पे भी कॉल कर रहे हैं सुबह से ही कि तुम्हारा रक्षाबंधन खराब कर दूंगा, और वही उन्होंने आज कर दिया। बताया जा रहा है इकलौते भाई थे? जी, 4 बहनों में हमारे इकलौते भाई थे। परिवार में और कौन कौन है उनके? मेरी माता जी हैं और भाभी हैं और हम 4 बहनें अब रह गई हैं। बच्चे भी हैं? जी, इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या उम्र होगी इनकी? दोनों की, एक 15 साल। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक को लेकर सियासत हो रही है। वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच अमिताभ बच्चन को राखी बांधने जलसा पहुंची ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर करारा वार किया और अमिताभ बच्चन के घर के बाहर से ही ममता बनर्जी ने बता दिया कौन होगा प्रधानमंत्री उम्मीदवार। आप भी सुनिए। बढ़ाया 800, कमती किया 200। ऐसा लगता है कभी कोई दुकान में जाओ तो पहले बोलेगा इसका भाव इतना है, उसका बाद आप सबको पूछो ये थोड़े 100 रुपया कम करो, 50 रुपया कम करो, तो 25 रुपया कम करते हैं। पहले बढ़ा देता है और चुनाव का टाइम में कमती करता है थोड़ा से, लेकिन एक गैस का दाम 800-900 भी रहेगा तो कैसे एक परिवार चलेगा? बहुत गरीब परिवार हमारा देश में है। पीएम का चेहरा इंडिया होगा, पीएम का चेहरा इंडिया होगा।
झारखंड के डुमरी उपचुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि एक बोलता है वो चौकीदार है, दूसरा बोलता है कि वे दुकानदार है, लेकिन देश का चौकीदार और दुकानदार की नहीं, तीसरे विकल्प की भी जरूरत है। क्योंकि भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर हजारों तहजीबें हैं, हजारों तहजीबें हैं। यहां पर हर एक का अपना अपना पर्सनल लॉ है। दिल्ली में बैठा हुआ कोई बाबू, दिल्ली में बैठा हुआ आरएसएस का प्रधानमंत्री हमारे जिंदगी के फैसले नहीं कर सकता। कोई हमको ये नहीं बताएगा कि हम कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। भारत के संविधान में मजहब की आजादी फंडामेंटल राइट है और मैं अपने मजहब के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। नरेंद्र मोदी मुझे आकर नहीं बता सकते कि मैं अपने मजहब पर कैसे चलूं। इसीलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं। अब आप बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी सुना आपने इन लोगों को जो हमको गाली देते हैं? इनकी जबान नहीं खुलती। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन, हिंदी में क्या बोलते नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव आया था। हमने वहां पर 6-7 मिनट में पूरा सबका बयान कर दिया, हर चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया। बताओ, आपकी तो जबान ही नहीं खुलती। आप तो सिर्फ एक ही बात करते, मैं दुकान खोलना चाहता हूं मोहब्बत की। दूसरा बोलता है मैं चौकीदार हूं। यह ऐसा चौकीदार है जो चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, मगर चौकीदार क्या चौकीदारी कर रहा है। डेप्सांग डेमचाक में चौकीदार के नाक के नीचे चीन अपनी हमारी जमीन पर फौज को उतार दिया। ये दुकानदार है, ये सिर्फ बोलता मैं मोहब्बत की बात करता हूं, तो शमशाद अंसारी से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अशफाक खान से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अरे तुम्हारी सरकार है ना दुकानदार वालों, तुम्हारी सरकार है झारखंड में। मेरी तो सत्ता, मैं सत्ता में तो नहीं हूं। एक तरफ दुकानदार, एक तरफ चौकीदार। ये दुकानदारों ने 50 साल से हमको लूटा। ये चौकीदार हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है, हमारी तहजीब को खत्म करना चाहता है। इस देश में ना दुकानदार की दुकान की जरूरत है, ना चौकीदार की जरूरत है, बल्कि तीसरे विकल्प की जरूरत है जो इंशाअल्लाह पैदा होगा। आप देखना। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में शामिल होने के लिए गठबंधन में शामिल दोनों दलों की कई बड़े नेता मुंबई पहुंच चुके हैं। ये बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाजे से बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक से ठीक पहले कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। संसद की प्रिविलेज कमेटी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को राहत देते हुए लोकसभा से उनका निलंबन रद्द कर दिया है। लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि हम नियमों के मुताबिक प्रिविलेज कमेटी के सामने अपने हाजिर भी हुई थी और प्रिविलेज कमेटी की चेयरमैन उनकी अपनी बात इंट्रोडक्टरी रिमार्क करने के बाद उन्होंने मुझे कहने के लिए बुलाया और मैं अपना पक्ष रखने की कोशिश की और सारे मेंबर्स, मतलब पक्ष विपक्ष, सारे मेंबर्स को ये लगे कि मेरे तरफ से कोई गलती नहीं हुई।
मैं शुरू से ही ये कहते आ रहे थे कि मेरी बात को शायद इन्होंने समझ ना पाए, इसलिए इतना इन लोगों को बेचैनी देखने पड़ी, क्योंकि मैं एकदम जिस संदर्भ पे बात रखे थे सदन के अंदर वो बिल्कुल वाजिब, वो बिल्कुल नियमों के मुताबिक, और उसमें सदन की जो परंपरा और इसके साथ साथ हमारे जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें कोई विरोध नहीं थे। अगर भाषा किसी को समझने में गलती हो सकते, ऐसा नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि कोई गलतफहमी अगर हुई तो मुझे क्या करना है। अगर मुझे स्पष्टीकरण सदन के अंदर ही पूछा जाते तो मैं स्पष्टीकरण वहीं दे देते थे, लेकिन मुझे लगता था कि सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ लोग, कुछ नेताओं ने प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा ज़्यादा खुश करने के लिए आक्रामक रुख अपनाते हुए मेरे ऊपर तो हमलावर हो रहे थे सदन के अंदर। सबने देखे हैं ये, एक दो शब्द सदन के अंदर बोलने का अधिकार है, नियमों के मुताबिक हम बोलते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के उसमें पसंद हो सकता, नापसंद भी हो सकते। सदन के अंदर हमारे पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से गाली गलौज अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं सारे रिकॉर्ड पे है। ताली बजा बजा के सोनिया जी, राहुल जी के साथ साथ सारे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो अपशब्द इस्तेमाल होते हैं सदन के अंदर, उसको विचार कौन करेगा। फिर भी मैं उस दिन भी कहते, आज भी कह रहा हूं कि मुझे अगर साबित कर दे मैं कोई गलत जुबान पेश किए सदन के अंदर, तो उस दिन भी मैं कहे थे कि मैं पब्लिक लाइफ ही छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे खुद पे पूरा भरोसा, यकीन, तसल्ली है कि मैं कोई गलत बयान, कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि किसी को आहत करने के लिए मैं सदन में कुछ नहीं बोलते और किसी को आहत करने की मंशा भी मुझे नहीं रहते। सर, इसके अलावा चीन का मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठाया, आप लोगों ने भी उठाया। अब बीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान साहब का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो मेंटल बैंकरप्सी है वो बार बार वो दिखाते रहते हैं और उन्होंने दोबारा से दिखाई है। और आज भारत का जो की पावर है, उसकी डिफेंस पावर है, पूरा वर्ल्ड उसको एक्नॉलेज करता है, और लेकिन फ्रस्ट्रेशन जो है परिवार की एक बार फिर सामने आती है। अच्छा, भारत की पावर पे हमें भी तो नाज है। भारत तो मोदी नहीं बनाए, भारत भारतवासी ने बनाए हैं, लेकिन जो आंखों देखा हाल उसको जवाब कौन देगा। सत्ता में जो रहेगा उनको ही जवाब देना पड़ेगी। सारे दुनिया देख रहे हैं कि चीन ने लद्दाख में सुरंग बना के सारे फौजी की तैनात करते हैं, हमारे सीमा अतिक्रमण कर रहे हैं। सारे दुनिया ने देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे जमीन पे आके चीना फौजों ने अपने गांव बसा लिए हैं। तो हम तो देश की ही बात करते हैं। अगर देश की बात करना कोई अपराध हो तो अपराध हो सकते, खुद जवाब देने की बदले जवाब देना जब जरूरी है, जवाब देने की बजाय ये लोग भाग रहे हैं जवाब देने से। खासकर देखिए, सदन के अंदर एक बार नहीं बार बार हम लोग की एक गुहार लगाते आए थे कि भाई चीनी अतिक्रमण को लेकर सदन के अंदर चर्चा तो हो। मान लो कांग्रेस गलत बोल रहे हैं, वो भी तो साबित किया जाए सदन के अंदर। मान लीजिए कांग्रेस अगर कोई गलत बोलते हैं तो हमारे रक्षा मंत्री क्यों एक कहते हैं कि जता पूर्व स्थिति बहाल होना चाहिए, स्टेटस को एंटी होना चाहिए। चीन कहते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, तुम शांत रहो,
चीन हमें शांत रहने की ज्ञान देते हैं और हमारे विदेश मंत्री की जवाब चीन की विदेश मंत्रालय की एक स्पोक्स पर्सन में दे रहे हैं। इसका मतलब चीन हमारे देश का अपमान कर रहे हैं और हमारे सीमा अतिक्रमण से कांग्रेस नहीं, अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी के एमपी कूद गए हैं, ये तापिर गांव कूद गए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड सदन के अंदर। देखिए, ये राहुल गांधी जी की मेंटल बैंकरप्सी नहीं है, बल्कि बीजेपी सरकार की मोरल बैंकरप्सी है। हवाबाजी करने से नहीं चलेगा। आपके पास मुनादी इस्तेमाल करने की मौका तो है, तो मुनादी पीटते रहो, ढिंढोरा पीटते रहो, लेकिन असलियत तो बताओ देश को। हर चीज में श्रेय लेने की जो कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, आज नहीं तो कल इसका भांडा भी फूट जाएंगे, चिंता ना करो, इसका गुब्बारा भी निकल जाएगा हवा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज से मुंबई में 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इंडिया गठबंधन को स्वार्थों से भरा बताया है। उन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य काम कम ज्यादा कमाना है। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। आज अखबारों में मैंने सुबह सुबह पढ़ा और टीवी चैनलों पे भी चल रहा है कि हम सब बैठेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सीएमपी बनाएंगे। आज का मुख्य उद्देश्य उनका है सीएमपी बनाना। हमारा भी मानना है यही इनका एजेंडा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा कमाना, यह किस प्रकार हो, यही इनकी नियति है, यही इनका उद्देश्य है। इस घमंडिया गठबंधन का उद्देश्य ही है मिनिमम प्रोग्राम मैक्सिमम प्रॉफिट। और दूसरा है सीएमपी का एक और फुल फॉर्म भी है, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। भ्रष्टाचार के माध्यम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, सीएमपी, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। आप सोच के देखिए, जब अनेकों देश कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठते हैं, भारत भी बैठता है, रूस भी बैठता है, चीन भी बैठता है, यूएस भी बैठता है, ये सारे देश जब बैठते हैं तो आप सब जो टीवी के हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, आप लोग टीवी पर कहते हैं और एंकर्स कहते हैं कि ये जो 6 देश बैठे हुए हैं ये विश्व के जीडीपी के इतने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो 30 देश बैठे हुए हैं ये विश्व के जीडीपी के इतने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण बैठक है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, आई बी एक्सट्रीमली राइट टू स्टेट that as far as today's meeting in Mumbai of the so-called घमंडिया गठबंधन is concerned, आज अगर कहा जाए कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बैठ रही हैं, 28-29 कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इनका कुल देखा जाए तो 20 लाख करोड़ का करप्शन और घोटाला इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर किया है। Collectively, these political parties which are going to have a meeting in Mumbai today are responsible for 20 lakh crore worth corruption cases. और जैसे ये कहते हैं कि हमारी पार्टियां तो विविध हैं, इनका करप्शन भी विविध है। जल, थल, नभ, आकाश, किसी को इन पार्टी ने छोड़ा नहीं। अब तो शराब वाले भी है, माफ करिएगा वो भूल गया था मैं, शराब वाले भी जुड़ गए हैं। जल, थल, आकाश, नभ, मदिरा, इन सारों में मिलकर के 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इनका कंबाइंड वर्थ है। इसीलिए मैंने कहा सीएमपी का फुल फॉर्म कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। और दूसरा उद्देश्य, करप्शन के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये जो जीएम होने वाला है, घमंडिया मीटिंग होने वाली है, उसका दूसरा उद्देश्य है कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद। सीएमपी का अर्थ कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद। लालू जी का परिवार कैसे आगे बढ़े। आपको क्या लगता है कि लालू जी बैठ के वहां चिंतन करेंगे देश में किस प्रकार से विकास हो? आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी बैठ के वहां पर चिंतन करेंगे कि देश में चमचमाती सड़कें बने?
ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से किस प्रकार गांव गांव तक सड़क पहुंचे, क्या ये लालू प्रसाद यादव जी चिंतन करेंगे? कदाचित नहीं। वो केवल चिंतन करेंगे हमार दुईगो बबुआ का की होई, कि हमारे दो बच्चे वो कैसे पार लगे। आपको क्या लगता है सोनिया जी चिंतन करेंगी बैठकर कि किस प्रकार से वैक्सीन बने देश में, किस प्रकार से वैक्सीन मित्रता? तो ना, वो केवल ये चिंतन करेंगे कि हाउ विल वी एज द फैमिली ऑफ द गांधीज रिसीव इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज दैट वी हैव डन अगेंस्ट दिस कंट्री। किस प्रकार से हमें वैक्सीन लग जाए और हम इम्यून हो जाए, करप्शन के खिलाफ हमारे पे कोई चार्ज न लगे, और जो चार्ज हमारे खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उससे कैसे हमारे बच्चे बचे रहे। तो ये कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद की जो मीटिंग होने वाली है आज मुंबई में घमंडिया गठबंधन का, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि जुडिशरी में इतना भयंकर करप्शन है कि कई वकील को खुद ही फैसला लिख कर ले जाते हैं। उन्होंने ऐसा सुना है कि जो वकील लिख कर ले जाते हैं वही जजमेंट आता है। उन्होंने कहा कि जुडिशरी के अंदर ये क्या हो रहा है, चाहे लोअर जुडिशरी हो या अपर, हालात चिंताजनक हैं। देशवासियों को सोचना चाहिए। अगर कराते तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हमारी पूरी तैयारी है। विधानसभा के भी है, लोकसभा के अंदर भी है, और हम लोग मुकाबला करेंगे उनका। ये सरकार कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। इस सरकार को रहते हुए देश बहुत चिंतित है, लोकतंत्र खतरे में है। मैं फिर बार बार कहता हूँ, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी दबाव के अंदर है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का तो मैं समझता हूँ उन अधिकारियों को, डायरेक्टर सीबीआई को, डायरेक्टर ईडी को और चेयरमैन इनकम टैक्स के सीबीडीटी को, उनके अंतरात्मा पूछना चाहिए, क्या तुम लोग जो ऊपर से आदेश आते हैं, तुम घरों में घुस रहे हो, बिना सोचे समझे घुस रहे हो, बिना रेखी घुस रहे हो, बिना असेसमेंट घुस रहे हो। असेसमेंट करना पड़ता है पहले, उसके बाद में घुसा जाता है कि पूरी संभावना है कि जो मतलब करप्शन किया है या इरेगुलरिटी की उसको हम पकड़ेंगे। उसकी बजाय ऊपर के आदेश से आप बार बार घुस रहे हो, घुस जाओ, कोई बात नहीं, पर आपकी अंतरात्मा या आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या गवाही दे रहे इस बात का? वो सोचने का समय आ गया उनको चाहिए कि वो ऊपर वालों को जो है दो टूक बात करे कि हम नहीं कर सकते हैं। ये समय आ गया, नहीं आएगा, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। चाहे आज वो ईडी के डायरेक्टर बने बैठे हों, चाहे वो सीबीआई के डायरेक्टर हों, चाहे वो इनकम टैक्स के सीबीडी चेयरमैन हो। मेरा मानना ये एजेंसी प्रीमियर एजेंसी हमारी है, एजेंसी प्रीमियर है हमारी एजेंसी। हमें गर्व इन एजेंसियों पर है, गर्व होना चाहिए। आज अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं रहेगी, करप्शन में जीरो टॉलरेंस नहीं रहेगा, तो क्या कैसे देश चलेगा आगे? उसके लिए बहुत जरूरी एजेंसियों का है, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं उन लोगों का। तो जिस प्रकार दबाव में काम कर रहे हैं, उनके अंदर से ध्वनि निकलने लग गई है। जब जाते हैं, पहले वो इशारा कर रहे हैं वहां पर जाकर के, अंदर जाइए, हम 15 मिनट बाद आएंगे, आप अपना मोबाइल ठीक कर लीजिए। आप ये नौबत आ गई उनको समझ में आ रही नहीं आ रही मुझे पता नहीं है। आज बेचारे वो खुद जाते जानते, बिना मतलब आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तंग करेंगे बिना मतलब, उनका मोबाइल ले लेंगे, उनका पता नहीं क्या क्या करते हैं वो लोग। आज वो खुद जाके इशारा करने लग गए वहां पर। क्यों करने लग गए? इन हालातों में देश की एजेंसी बर्बाद हो रही है। क्या मोदी जी की गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि तुम बात करते हो गुरु बनने की बातें कर रहे हो? हम प्रधानमंत्री पद का सम्मान करते हैं। आज बताइए, मेरा नाम काट दिया स्पीच में से। आप कोई प्रधानमंत्री की राज्य में जाए, पहला रेस्पेक्ट करना पड़ता है वहां के मुख्यमंत्री को। ये संघीय ढांचा हमारा है। आप नाम काटने के साथ कैसे कर लिया आपके लोगों ने? मैंने पत्र लिखा कर उनको, जांच करवाओ इसकी आप। अगर ये सिस्टम ऐसे ही रहा तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा? ये सोचने वाली बात है प्रधानमंत्री जी को कि अगर वो चाहें कि, और फिर भी मैं जुड़ा उस दिन, मेरा नाम कटने के बाद ही मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़ा, वहां पर बैठा रहा, मैं लिस्टिंग मोड पे बैठा रहा, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कायम रखना है। मुझे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखना है देश के लिए, देश हित के लिए। ये मैंने किया उस दिन। कैलाश मेघवाल के बयान पे क्या कहेंगे सर? उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। वो आरोप उनका लगाया हुआ, बिल्कुल वो ठीक बोल रहे हैं।
हम उनकी जांच करवा रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा करप्शन हुआ इनके वक्त में, दबा दिया गया उसको। हाईकोर्ट से इसे ले रखा इन लोगों ने और किसी ने परवाह नहीं करी। हम तो पीछे किसी पढ़ते नहीं है। हम जुडिशरी में, आरपीएससी के अंदर, एसीबी के अंदर मैं कभी इंटरवेंशन नहीं करता हूँ। मैं मेरी लाइफ के अंदर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। मेरा ये शुरू से मेरा फितरत है मेरी रही है और ना करना चाहिए किसी को। हमने कई हाईकोर्ट जज बनवाने में मदद करी होगी। आज 25 साल पहले हाईकोर्ट जज बनते थे, मुख्यमंत्री बनाते थे, रिकमेंडेशन देते थे। कोई जमाना वो था, वो जमाना में देखा है। हम भी पार्लियामेंट में थे, केंद्रीय मंत्री थे, कई सिफारिशें होती थी, हमने कई सिफारिशें करी होगी। मान लो उन सिफारिशों के कई वैल्यू हुई भी होगी, कई जज बन गए होंगे। जज बनने के बाद मैंने जिंदगी में भी बातें करी उन लोगों से। मैं मेरे अप्रोच रखता हूँ खुद की। आज जो बताइए इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है। कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले आते हैं जजमेंट, और जजमेंट वो आता है। क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, हालात बड़े गंभीर है। ये देशवासियों को सोचना चाहिए। और सरकार अगर ईमानदारी से काम करना चाहती है, अगर आरएसएस के अंदर जो अपना आपको चाल चेहरे की बात करते थे लोग विश्वास करते थे भाई आरएसएस जो है ये संगठन अलग तरह का संगठन है, हम अलग दिखने वाले लोग हैं, खुद कहते थे। आज उनका चाल चेहरा कहाँ चला गया, ना बीजेपी का है ना आरएसएस का है। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। नहीं सुनेंगे हिंदू बात करके। हिंदुओं के लिए हमने जो किया कोई नहीं कर सकता। जी सर। गाय माता के लिए जो हमने फैसला किया, 500 करोड़ रुपए दिए वसुंधरा जी की गवर्नमेंट ने, हम 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं उनके लिए, गौशालाओं के लिए। हम लंबी रोग में 40,000 रुपए दे रहे हैं गायों को। कौन देश में कौन दे रहा है? हम कामधेनु योजना लेके आ रहे हैं उनके लिए। मंदिरों के निर्माण का काम हम कर रहे हैं। 100 करोड़ दे दिए हमने यहाँ पर गोविंद जी के मंदिर में। यात्रा भर में रिलीजियस टूरिज्म बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारे देवस्थान के मंदिर है उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। सारे काम हम लोग कर रहे हैं। संस्कृत को प्रमोट हम कर रहे हैं। संस्कृत यूनिवर्सिटी किसने बनाई? हमने बनाई। स्कूल बन रही है, वैदिक विद्यालय बन रहे हैं, सब हम कर रहे हैं। और हिंदुत्व की बात वो करेंगे कि हम लोग करने का अधिकार नहीं रखते हैं क्या? इनकी पोल खुलती जा रही है, पोल खुलती जा रही है। और मेरा मानना है कि अगर इस प्रकार के इनके रवैये रहा तो इनका मिजाज जनता कब बदल जाए पता नहीं लगता है। ये जनता बहुत होशियार है, उनका दिमाग बहुत चलता है, वो चुप रहती है। अनपढ़ हो सकती है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, मैं बार बार कहता हूँ। उनका सेंस जो है, रॉबर्ट सेंस, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अच्छे अच्छों को चुनाव में वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई। दिल्ली के धौला कुआं में एयरपोर्ट के पास शिवलिंग के आकार के फव्वारे लगाए गए हैं। इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह है बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश का अपमान है। आप भी सुनिए। प्रकरण पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, पहली बात तो मुझसे कुछ पूछने की आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखिए। बीजेपी ने शिवलिंगों के अपमान की तस्वीर डाली है और बीजेपी ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि यह शिवलिंगों का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। दिल्ली का एलजी वो गए हैं और उन्होंने शिवलिंगों के अपमान की तस्वीर डाली है और उसकी वाहवाही लूट रहे हैं कि अपमान हम करवा रहे हैं। तो एलजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैंटोनमेंट एरिया की सड़क है, एनएचएआई का प्रोजेक्ट है, नितिन गडकरी और एलजी ने इसका उद्घाटन किया है। मेरा सवाल यह है कि शिवलिंगों का अपमान क्यों किया गया? भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह झूठ फैलाने के लिए और शिवलिंगों का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। यह अपमान इन लोगों ने किया और इसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहां तक इस प्रोजेक्ट का बात है, मैंने आपको बताया इस प्रोजेक्ट में एनएचएआई का पैसा लगा हुआ है और एनएचएआई का प्रोजेक्ट है और इसका उद्घाटन नितिन गडकरी और एलजी ने किया है। दूसरा सर, ऑपोजिशन की मीटिंग को लेकर है, अहम फैसले वहां पर होने वाले हैं। हालांकि बीजेपी कई
जगह से निशाना जरूर साध रही है इस पूरे गठबंधन को लेकर। जैसा कि एक मैं आपको बता दूं, सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि मस्ती कुश्ती और इस तरह की भाजपाइयों की बात छोड़ दो, वो तो जब से ये इंडिया का गठबंधन बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना घबराए हुए हैं कि उन्होंने 38 दलों की मीटिंग बुला ली, 26 के जवाब में 38। और कैसे कैसे दलों को बुलाया, हम, तुम, क्यों, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, सबको बुला लिया। जिसके एक भी सांसद नहीं, एक भी विधायक नहीं बोले आओ मीटिंग में एनडीए की। 9 साल तक उनको एनडीए याद नहीं आया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी बहुत घबराए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनेगा, प्रधानमंत्री इंडिया का बनेगा, अडानी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सर, आपसे भी मायावती को लेकर बात हुई थी जो उन्होंने बयान दिया था। अब अठावले जो उन्होंने कहा कि मायावती अगर एनडीए में आती हैं तो उनका स्वागत है। तो मायावती जी इस पे जवाब देंगी। मायावती जी तो एनडीए के साथ भी रह चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ भी उनका गठबंधन रहा है, उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ भी रहा है। अब वो किस दबाव में, भारतीय जनता पार्टी की किस एजेंसी का उनके ऊपर दबाव है जिसके कारण से वो बयान दिया है उन्होंने कल, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। सर, बस एक और ये सवाल कि यूपी से एक बयान जरूर आया है सपा की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि पीएम के तौर पर अगर अखिलेश यादव का जो नाम हो तो। देखिए, ऐसा है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में होने जा रही है उस पर जो चर्चा होगी बैठक में, कोई सामूहिक, अगर एक सामूहिक कई दलों का अगर गठबंधन बना है उस पर कोई फैसला होगा, सामूहिक रूप से होगा। और सर, अरविंद केजरीवाल साहब ने ट्वीट किया सर वो सेवा अधिनियम को लेकर फिर से कि निर्वाचित लोग जो हैं बात नहीं सुन रहे हैं, एक विद्रोह वाली स्थिति जो है। गैर निर्वाचित लोग, जी, गैर निर्वाचित लोग निर्वाचित लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। इससे ही लोकतंत्र का अपमान होता है, संविधान का अपमान होता है, हमारे संविधान की मूल आत्मा का अपमान होता है। क्योंकि हमारा लोकतंत्र बहुत साफ तौर पे कहता है जो निर्वाचित सरकार होगी, जिसको जनता चुनेगी, वही तंत्र। G20 समिट की सुरक्षा को लेकर दिल्ली के तमाम इलाकों में जबरदस्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसे लेकर आज सुरक्षा बलों की तैयारी का रिहर्सल चल रहा है। होटल ली मेरिडियन के पास भी रिहर्सल किया गया। एयरपोर्ट से होटल तक सुरक्षा और काफिले की गाड़ियों के साथ सभी सुरक्षा बलों का रिहर्सल हुआ। वहीं एनएसजी के कमांडो को ली मेरिडियन होटल के ऊपर ड्रॉप करने और हाईजैक जैसे हालात से निपटने की ड्रिल भी की गई है। स्नीपर डॉग्स का इस्तेमाल भी सुरक्षा में किया जा रहा है। भारतीय सेना यूं तो समय समय पर युद्ध अभ्यास करती रहती है, लेकिन राजस्थान के थार मरुस्थल में कल जो युद्ध अभ्यास हुआ वो बेहद खास था। खास इसलिए कि इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना ने अपने उन हथियारों का संचालन और प्रदर्शन किया है जो स्वदेशी तकनीकी से बने हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते हिंदुस्तान की बड़ी पहचान है। ये युद्ध अभ्यास इसलिए भी खास था क्योंकि ब्राजील के सेना अध्यक्ष जनरल टॉम्स पाइवा इस एक्सरसाइज के मुख्य अतिथि थे। बिहार के डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव INDIA की बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम यानी कि विपक्षी दल सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए एक साथ आए हैं। चुन करके आते हैं, जो MP होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। एक आखिरी सवाल है, LPG के दाम घट गए हैं और बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। नहीं, एकदम बेवकूफ बनाने वाली बात है। मान लीजिए आपके जेब से हम 5,000 रुपए ले लें और 200 वापस कर दें, तो ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो देश की जनता जान रही है। अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, इसको देखते हुए ये लोग कर रहे हैं, तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी गई हैं वो हम लोग जान रहे हैं कि ये पूरा जो है ये चुनावी स्टंट है। और जहां इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाया गया गैस की कीमतें और फिर आप 200 कम कर देते हैं, तो मतलब तो कुछ रहता नहीं है। 24 की तैयारी पूरी है? एकदम तैयार हम लोग हो रहे हैं।